इस लेक्चर में हम मई 2009 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं ए लेवल्स के पास पेपर्स का, और ये इन्वेंट्री के चैप्टर से पर्टेन करता है, जिसमें कुछ मार्कअप मार्जिन की डिस्कशन होगी जो हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ रिवर्स वर्किंग होगी। सवाल में लिखा हुआ है लैरी अ रिटेलर हुज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st of May failed to check his stock until 8 June in 2009। इसका ये मतलब है कि भाई लैरी एक बंदा था, उसका ईयर एंड होता है 31 मई वाले दिन उसको हिसाब किताब कर लेना चाहिए सारी चीज़ों का, लेकिन ये 8 जून वाले दिन तक अपनी इन्वेंट्री को चेक नहीं कर सका, गिनती नहीं कर सका, देख नहीं सका कि कितनी वैल्यू है। हालांकि इसको 31 मई वाले दिन ये हिसाब किताब कर लेना चाहिए था, लेकिन 31 मई वाले दिन ये हिसाब किताब नहीं कर सका और 8 जून वाले दिन ये हिसाब किताब करने बैठा। ठीक है ना। सवाल कहता है एट दैट डेट हिज स्टॉक एट कॉस्ट वाज वैल्यूड एट $72,200। एट दैट डेट का मतलब ये है कि 8 जून 2009 वाले दिन इसके स्टॉक की वैल्यू 72,200 थी। लैरीज मार्कअप इज 30% ऑन कॉस्ट। लैरीज मार्कअप इज 30% ऑन कॉस्ट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर लैरी कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदता है तो उसमें 30 रुपये अपने मुनाफे के रख कर उसको 130 रुपये में बेचा करता है। आई रिपीट, लैरी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदता है तो उसमें 30 रुपया मुनाफा रखकर और उसको 130 रुपये में बाज़ार में बेचता है। अगर 100 रुपये उसकी कॉस्ट होती है तो उसका मुनाफा 30 रुपये होता है और वो उसको 130 रुपये में बेचा करता है। ठीक है। ड्यूरिंग दी फर्स्ट 8 days ऑफ जून का मतलब पहली से लेकर 8वीं जून द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। ये ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो हुई पहली और 8 जून के बीच में, ये ट्रांजेक्शन्स हुई। ठीक है। After taking stock, Larry discovered that the following items had been included in the valuations at 8 June। और स्टॉक टेकिंग के बाद यानी कि ये वैल्यू देखने के बाद इसको ये पता चला कि भाई स्टॉक में कुछ ये चीज़ें 6, 7, 8 कुछ चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। 6, 7, 8, 9 कुछ चीज़ें शामिल है। अच्छा, सवाल का पहली रिक्वायरमेंट है वो कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। मार्कअप एंड मार्जिन का मतलब ये है कि मार्कअप में और मार्जिन में क्या फ़र्क है। मार्कअप में और मार्जिन में क्या फ़र्क है, इस पे मैं सेपरेट एक लेक्चर बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर डिस्कस किया जाए कि मार्कअप और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, मार्कअप में हम जो रेशो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं एज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई 100, और मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह से हम लोग ये रेशो कैलकुलेट करते हैं। ये मार्कअप होता है और ये मार्जिन होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं ब्रीफली बता दूं, मैं इतना ज़्यादा इस पार्टी पे डिस्कशन नहीं करूंगा, सेपरेट लेक्चर मौजूद है इसलिए। दूसरी चीज़ मैं ये कह सकता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी बोलती है कि भाई उसका मार्कअप 25% है, एक कंपनी बोलती है कि उसका मार्कअप जो है ना वो 25% है। गौर से सुनना, अगर एक कंपनी बोलती है कि उसका मार्कअप जो है ना वो 25% है, तो उसका मतलब ये है कि अगर वो ये कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदती है तो उसमें 25 रुपये का मुनाफा रखकर उसको 125 रुपये में बेचा करती है। अगर कोई कंपनी ये कहती है कि उसका मार्कअप 25% है तो उसका मतलब ये है कि अगर उसने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है तो 100 रुपये में उसने 25 रुपये का मुनाफा रखा होगा और उसको 125 रुपये में बेचा होगा। दिस इज़ मार्कअप। यानी कि मैं हर 100 रुपये की कॉस्ट पर कितना ऐड कर और उसको बेचा करता हूँ। दिस इज़ मार्कअप। ठीक है ना। ये है हमारा मार्कअप 25%, यानी कि 100 की चीज़ में 25 रखकर 125 में बेचूंगा। सर मार्जिन क्या है? अगर लेट से कोई कंपनी बोलती है कि उसका मार्जिन 25% है, अगर कोई कंपनी बोलती है कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर ये कंपनी कोई चीज़ 125 रुपये में बेच रही है
आई रिपीट, अगर एक कंपनी कहती है, अगर एक कंपनी कहती है कि उसका मार्जिन 25% है, तो उसका मतलब ये कि अगर इस कंपनी ने ये कोई चीज़ जो है ना वो 100 रुपये में बेची है, तो उसमें 25 रुपये इसका मुनाफा है, 25 रुपये इसका मुनाफा है, और इसने खरीदी होगी 75 रुपये में, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी बोलती है कि उसका मार्जिन 25% है, तो तुम सेल्स को 100 करो और प्रॉफिट को 25 करो और कॉस्ट निकाल लो। इस कंपनी का कहने का मतलब ये कि अगर ये 100 रुपये की कोई चीज़ बेचती है तो 25 रुपये उसका मुनाफा होता है और बाकी 75 रुपये उसके खर्चे होते हैं, ठीक है। तो मार्जिन मार्कअप में ये डिफरेंस है, ये हमारा मार्जिन है, ये हमारा मार्जिन है, ठीक है ना। सेल्स 100 कर दो मार्जिन के केस में, और अगर मार्जिन 25% है तो उसका मतलब ये कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो 25 रुपये में मेरा मुनाफा है और 75 की वो खरीदी थी। और मार्कअप के केस में कॉस्ट 100 कर दो, और अगर कॉस्ट 100 है, मार्कअप 25% है, उसका मतलब ये है कि 25 का मुनाफा रखकर मैं 125 में बेचता हूँ। बहरहाल इसकी कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट लेक्चर है तो उसको इतना डिस्कस नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। आगे ये बोलता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट 31 मई 2009। बिगिन योर कैलकुलेशंस विद द ओरिजिनल स्टॉक वैल्यूएशंस ऑफ 72,200 शो ऑल वर्किंग्स। अच्छा सवाल है, देखते हैं। वो बोलते हैं कि यार 31 मई वाले दिन मेरे पास कितना स्टॉक था, या मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टॉक की क्या वैल्यू दिखाऊं, मुझे आप ये बताओ। बिकॉज हुआ ये है कि देखो 31 मई वाले दिन इसको अपने अकाउंट्स बनाने थे, अपने अकाउंट्स क्लोज करने थे। किसी वजह से ये 31 मई वाले दिन स्टॉक टेकिंग कर नहीं सका, इससे स्टॉक टेकिंग करी 8 जून वाले दिन, है ना। और 8 जून वाले दिन स्टॉक था 72,200 का। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 31 मई वाले दिन भी स्टॉक 72,200 का हो। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्टॉक होगा, जो भी यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू होगी एक्स होगी, उसमें से कुछ चीज़ें बिकी होंगी, कुछ चीज़ें ख़रीदी होंगी, ठीक है ना, कुछ चीज़ें परचेज़ करी होंगी, कुछ चीज़ें सेल करी होंगी, फिर ये वैल्यू आई होगी ना। 8 दिन के दौरान अगर कोई चीज़ खरीदी है उससे स्टॉक बढ़ा होगा, 8 दिन के दौरान अगर कोई चीज़ बेची है तो उससे स्टॉक कम होगा, सही है ना। अच्छा, एक ऐसे ही मिसाल है, लेट से कंपनी का 31 मई वाले दिन का स्टॉक था 500 और उसने ड्यूरिंग 31 मई और 8 जून उसने 50 रुपये की चीज़ें खरीदी। तो अगर 8 जून को वो अपना स्टॉक गिनती करेगा तो कितने का आएगा सर? 550 का आएगा। लॉजिकल है ना। 31 मई वाले दिन अगर एक कंपनी के पास 500 रुपये की चीज़ें थी और 31 मई और 8 जून के बीच में मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इस कंपनी ने 50 रुपये की मज़ीद चीज़ें ख़रीदी, तो 8 जून वाले दिन इसके पास 550 रुपये का स्टॉक लिखा हुआ आएगा। अब अगर कोई सवाल ऐसा होता कि भाई ये 550 रुपये जो है ना इसका स्टॉक है, और सवाल बोल दे कि ड्यूरिंग दीज 8 डेज आपने 50 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं, आप बताओ 31 मई वाले दिन क्या स्टॉक की वैल्यू होगी? तो आप बोलोगे सर 550 में से 50 माइनस कर दो, बिकॉज ये वो 50 रुपये हैं जिसकी चीज़ें मैंने ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड खरीदी हैं। 31 मई को ये नहीं होगा, लिहाजा 31 मई को वैल्यू होनी चाहिए 500। इसका मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड की परचेजेस को क्या करना है? माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर आपने कोई परचेजेस करी होगी तो 8 जून की स्टॉक की वैल्यू 31 मई की स्टॉक की वैल्यू से ज़्यादा होगी। आपको 31 मई की वैल्यू ढूंढनी है, रिवर्स वर्किंग करनी है। आपके पास अगर मैं ये बोलूं कि 8 जून को 550 रुपये की चीज़ें हैं और 31 मई और 8 जून के बीच में 50 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं, और पूछूं कि 31 मई वाले दिन कितने की चीज़ें होंगी, तो आप बोलोगे कि सर 550 में से ये 50 की चीज़ें नहीं होंगी। तो आप परचेजेस को माइनस कर दोगे, 550 में से 50 को माइनस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। बात समझ में आती है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो। लेट से 31 मई को एक बंदे के पास 400 रुपये की इन्वेंट्री थी, 400 रुपये की इन्वेंट्री थी, और इसमें से कुछ इन्वेंट्री ख़राब थी। 31 मई और 8 जून के बीच में इसने 40 रुपये की चीज़ें अपने सप्लायर को वापस कर दी थी। तो 8 जून को इसके पास स्टॉक की वैल्यू होगी 360। सप्लायर को वापस करना है यानी कि परचेज रिटर्न करना, सप्लायर को वापस करना है यानी कि परचेज रिटर्न करना। 31 मई वाले दिन 400 रुपये की आपके पास चीज़ें थीं
31 मई और 8 जून के बीच में 40 रुपये की चीज़ें बुरी थी, ख़राब थी, सही नहीं थी, गलत ऑर्डर आया था, वापस कर दी, तो 8 जून को चीज़ें हो गई 360। अब अगर कोई सवाल आपको ये बोल दे कि यार हमें नहीं मालूम है 31 मई को आपके पास कितने रुपए की चीज़ें थी, बहरहाल हमें ये मालूम है कि 8 जून वाले दिन 360 की चीज़ें थी, और हमें ये भी मालूम है कि 8 जून और 31 मई के बीच में 40 रुपये की चीज़ें वापस करी गई थी। आप हमें ये बताओ कि 31 मई को इस कंपनी के पास कितनी चीज़ें होंगी। तो आप बोलोगे कि देखो 8 जून को आप बोल रहे हो 360 की चीज़ें, और 31 मई और 8 जून के बीच में 40 रुपये की चीज़ें वापस करी गई हैं, यानी कि 31 मई को वो आपके पास होंगी। तो आप उसको परचेज रिटर्न को ऐड कर दो, तो 31 मई वाले दिन आपके पास 400 की चीज़ें होंगी। इसका मतलब परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को ऐड करते हैं। तो इन लॉजिक्स के साथ आपको चलना होगा। अच्छा लेट से मैं एक और बात बोलता हूँ, एक और केस सेल्स का। लेट से 31 मई को एक बंदे के पास 200 रुपये की चीज़ें थी, ये कॉस्ट है, इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पर वैल्यूड होती है। इसमें से इसने 25 रुपये की चीज़ें, 25 रुपये की कॉस्ट वाली चीज़ें 31 मई और 8 जून के बीच में बेच दी थी। तो 8 जून को इसके पास कितनी की चीज़ें होंगी, 175 की। ऐसा ही है ना, 25 रुपये की चीज़ें क्या करी थी इसने, 25 रुपये की कॉस्ट की चीज़ें इससे बेच दी थी। अच्छा तुम एक चीज़ याद रखना कि अगर तुमने कोई चीज़ 200 रुपये में ख़रीदी है तो तुम क्या उसको 200 में ही बेचोगे, नहीं, प्रॉफिट रखकर बेचूंगा। तो मान लो कि इसने ये जो चीज़ बेची थी ना वो 35 में बेची थी, इसको 25 की पड़ी थी। वापस से केस रिपीट करता हूँ, 31 मई वाले दिन तुम्हारे पास लेट से 200 रुपये की कॉस्ट की चीज़ें थी, 200 रुपये की कॉस्ट की चीज़ें थी, 200 रुपये की तुमने चीज़ें खरीदी थी। लेट से 8 आइटम्स खरीदे थे, 8 आइटम खरीदे थे, तो एक आइटम कितने का हुआ, 200 डिवाइडेड बाय 8, 25 का हुआ। एक आइटम तुमने बेच दिया तो तुम्हारे पास 8 जनवरी वाले दिन 7 आइटम्स बच गए 25 वाले। अच्छा जाहिर है जब मैं कोई चीज़ बेचूंगा, अगर मैंने वो 25 की खरीदी है तो कुछ प्रॉफिट रखकर बेचूंगा ना, यानी कि मैंने बेचा कितने में था, 35 में बेचा था ताकि मैं 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लूँ। 35 में बेचा था ताकि मैं 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लूँ। तो अब अगर इसका रिवर्स केस देखें, लेट से सवाल बनाता हूँ। हाँ सिनेरियो क्या है, 31 मई को 200 की चीज़ें थी, 25 की कॉस्ट वाली चीज़ें आपने बेच दी, और अब 8 जनवरी को जून को 175 रुपये की 7 चीज़ें बच गई। ये 25 वाली चीज़ें आपने 35 में बेची थी, 10 का मुनाफा कमाया। सवाल आपको ये बोल दे कि आप ये बताओ कि आपके पास 31 मई को कितने रुपए की चीज़ें थीं, 31 मई को आपके पास कितने रुपए की चीज़ें थीं, कितना स्टॉक था, कितनी वैल्यू थी स्टॉक की। अगर आपने इस टाइम पीरियड के बीच में 35 रुपये की सेल्स करी है जिसमें 10 रुपये का प्रॉफिट शामिल है, तो आप ये कहोगे कि यार अगर 35 रुपये की चीज़ें बेची हैं और उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट शामिल था तो इसका मतलब मैंने वो चीज़ें 25 की खरीदी होंगी। और क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में बेची हैं, 31 मई को मेरे पास ये चीज़ भी होगी, बिकॉज मैंने बेची कब, 31 मई के बाद। 8 जून में शामिल है नहीं, क्योंकि आपने 31 मई और 8 जून के बीच में बेची हैं। तो मैं 175 में 25 को ऐड कर और बोलूँगा कि भाई 31 मई वाले दिन मेरे पास 200 रुपये की चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि सेल्स की वैल्यू को ऐड करते हैं बट सेल्स की कॉस्ट को ऐड करते हैं। तो अब ज़रा हम इन कॉन्सेप्ट्स के साथ ज़रा चलते हैं। देखो 8 जून वाले दिन, 8 जून 2009 वाले दिन मेरे पास 72,200 रुपीज़ की चीज़ें मौजूद हैं, ये रही। मुझे 31 मई वाले दिन कितने की चीज़ें होंगी ये बताना है। अच्छा ये बोलते हैं कि इन 8 दिनों में आपने परचेज़ करी 21,200 रुपये की। 21,200 रुपये की अगर मैंने परचेजेज़ 31 मई और 8 जून के बीच में करी है तो इसमें शामिल होगी, लेकिन मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे 31 मई पर पहुँचना है, यानी कि 31 मई वाले दिन ये चीज़ें मेरे पास नहीं होंगी। और अगर नहीं होंगी तो मैं इसमें से 21,200 रुपये माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मैं रिवर्स कर रहा हूँ ना। उसूलन तो परचेज़ को ऐड करते हैं, लेकिन मुझे 8 जून वाली जो वैल्यू दी हुई है उसमें परचेजेस शामिल है और मुझे 31 मई को पहुँचना है, और ये परचेजेस 31 मई और 8 जून के बीच में हुई हैं, यानी कि 8 जून वाली वैल्यू में ये वैल्यू शामिल होगी, बट मुझे 31 मई की वैल्यू ढूंढनी है जिसमें ये शामिल नहीं होगी। परचेज रिटर्न्स 510 रुपये की चीज़ें आपने सप्लायर को वापस करी, कब,
31 मई के बाद हाँ, 8 जून से पहले हाँ, 72,200 में शामिल है, नहीं शामिल है क्योंकि रिटर्न कर दी हैं। लेकिन 31 मई वाले दिन थोड़ी वापस करी थी या उससे पहले थोड़ी वापस करी थी, तो 31 मई तक पहुंचना है तो इसको ऐड कर दो। अच्छा, 25740 की आपने सेल्स करी है, सेल्स करी है अगर 31 में और 8 जून के बीच में, तो सेल्स का मतलब है आपने चीज़ें बेची हैं, बेचने का मतलब है आपके पास इन्वेंट्री गई होगी। 31 में और 8 जून के बीच में आपने ये चीज़ें बेची होंगी तो किसी और के हवाले कर दी होंगी, आपके पास नहीं होंगी, 8 जून वाली वैल्यू में शामिल नहीं होगी। लेकिन 31 मई को थोड़ी बेची थी या उससे पहले थोड़ी बेची थी, 31 मई के बाद बेची हैं, तो 31 मई वाली वैल्यू निकालनी है तो उसमें ये शामिल होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये 25740 सेल्स की वैल्यू है तो इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉस्ट चाहिए। सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट तुम ऐसे निकाल सकते हो कि तुम्हें जो मार्कअप है ना वो 30% दिया हुआ है। मार्कअप 30% देने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 की ख़रीदते हो तो उसमें 30 रुपये का मुनाफा जमा कर कर और उसको 130 रुपये में बेचते हो। इसका मतलब ये जो 25740 है, 25740 ये 130 हिस्से हैं, इसको 130 से डिवाइड करो और कॉस्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। 25740 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100, यह आपका बन जाता है 19,800 रुपये। 19,800 रुपये, 19,800 रुपये, 19,800 रुपये, 19,800 रुपये की चीज़ें जो हैं वो आपने अगर 31 मई और 8 जून के बीच में बेची हैं तो 31 मई को तो वो आपके पास होंगी, लिहाजा इसको कर दो ऐड। इसके बाद इसी तरह से सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है लोगों ने आपको वापस करी हैं। कब वापस करी हैं? 31 मई और 8 जून के बीच में। तो 31 मई वाले दिन आपके पास थोड़ी होंगी, लोगों ने तो उसके बाद वापस करी हैं। अगेन 273 को 130 से डिवाइड कर दो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई। 273 को 130 से डिवाइड कर दो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 210 आ जाता है। 210 जो है वो माइनस कर दो क्योंकि 31 मई को तो ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ एट कॉस्ट 700। पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ें मैं अपने घर ले गया। कब ले गया? 31 मई के बाद, 8 जून से पहले, यानी कि 72,200 में नहीं है बिकॉज मैं घर ले गया था। लेकिन 31 मई वाले दिन तो वो मेरे पास पड़ी हुई होंगी, तो 700 ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अ पार्सल आफ्टर टेकिंग स्टॉक Larry discovered that the following items had been included in the valuations at 8 June. नंबर 6 में बोलता है a parcel of a stock which had been water damaged. This had been on sale for 390 but was now worthless. ठीक है। क्या हुआ है भाई कि एक पार्सल था स्टॉक का जो पानी से डैमेज हो गया था। This had been on sale for 390 but was now worthless. ये सेल पे लगाया हुआ है 390 की, लेकिन ये वर्थलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर कोई इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है तो IS2 के हिसाब से आप उसकी जो कॉस्ट होती है उससे आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस कर देते हो, आप उसको एक्सपेंसेस में ले जाते हो, बिकॉज ये इफेक्टिवली आपको नुकसान हुआ। लेकिन अगेन ये 390 जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो इसको 130 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 390 को 130 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, यानी कि इसकी कॉस्ट 300 होगी और 300 से आप अपनी वैल्यूज़ को कम कर दोगे। 7 में लिखता है स्टॉक विच इट कॉस्ट 1200 बट वॉज नाउ आउट ऑफ फैशन एंड वुड हैव टू बी सोल्ड फॉर 400 लेस देन दी कॉस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि 1200 रुपये की कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, लोग उसको ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं, और ये जो आपने 1200 की ख़रीदी थी अब ये बिकेंगी कॉस्ट से भी 400 रुपये कम में। यानी कि बिकेंगी कितने की? अगर आपने 1200 की ख़रीदी थी, ये बिकेंगी कितने में? ये बिकेंगी 800 में। अच्छा, अब एक IS2 का कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सेपरेट लेक्चर में इसको शायद डिस्कस किया हो। IS2 वरना आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। IS2 का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्वेंट्री को आप लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर रिकॉर्ड करोगे। NRV यानी कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये आपने चीज़ 1200 की ख़रीदी थी, लेकिन ये इसकी NRV जो है ना वो 800 है। NRV 800 क्यों है? NRV 800 इसलिए क्योंकि ये बिकेगी बट सिर्फ 800 में बिकेगी, इससे ज़्यादा में नहीं बिकेगी। तो आप अपनी वैल्यूज़ को, इन्वेंट्रीज को NRV पर वैल्यू करोगे। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV का रूल होता है। क्या? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो NRV लोअर है, यानी कि बिकेगी 800 में, ख़रीदी 1200 की थी,
तो आप अपनी वैल्यूज़ को, आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को 400 से कम करोगे। सर 400 से क्यों कम किया, 800 से क्यों कम नहीं किया? मेरे भाई इसमें 1200 शामिल है, इसमें ये 1200 शामिल है, 1200 को 800 पे लेकर आना है, तो 400 से डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला है गुड्स कॉस्टिंग $950 विच लैरी हैड एक्वायर्ड ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, ही हैड नॉट डिसाइडेड वेदर और नॉट टू कीप देम। सेल और रिटर्न बेसिस पर अगर कोई चीज़ ली होती है, सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि मैंने किसी से चीज़ें ले ली लेकिन मैं उसकी ओनरशिप नहीं लूँगा। अगर बिकेंगी तो जिससे चीज़ें खरीदी हैं उसको पैसे दूंगा, नहीं बिकेंगी तो मैं कहूँगा कि मेरी नहीं है। ठीक है, ये भी अगेन IS2 का एक कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो अलग वीडियो में डिस्कस होगा। ही हैड नॉट डिसाइडेड वेदर और नॉट टू कीप देम, लैरी ने ये फैसला नहीं किया कि ये चीज़ें जो है वो मेरी ओनरशिप की हैं या नहीं है, लिहाजा अगर सेल और रिटर्न बेसिस पर इसके पास कुछ चीज़ें हैं तो वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, इसकी इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं गिना जाएगा। किसी ने इसकी दुकान पर आकर चीज़ें रख दी हैं 950 की और उसने कहा है सेल और रिटर्न बेसिस पर है, यानी कि अगर बिके तो पैसे देना वरना वापस कर देना, तो मैं उसको अपनी स्टॉक में, अपनी इन्वेंट्री में शामिल नहीं करता। पॉइंट नंबर 9 है गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग मे फॉर 1560 विच वेर अवेटिंग कलेक्शन बाय कस्टमर। कुछ चीज़ें मैंने बेच दी हैं, 1560 उनकी सेलिंग प्राइस थी, कॉस्ट कितनी थी, 1560 को 130 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। 1560 को 130 से डिवाइड और 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1200 की इसकी कॉस्ट थी। ये चीज़ें मैंने बेच दी हैं, पड़ी तो मेरे पास होंगी, स्टॉक में मेरे पास पड़ी हुई होंगी, फिजिकली मेरे पास पड़ी हुई होंगी, मेरे वेयर हाउस पर पड़ी हुई होंगी, मेरा कस्टमर उसको पिक करने नहीं आया लेकिन मैं बेच चुका हूँ और मैं अपने कस्टमर के हवाले कर चुका हूँ, यानी कि वो पिक करने नहीं आया बट अब मेरी कस्टडी में ज़रूर है, मेरे प्रेमिसेस पर ज़रूर है, बट अगर मैं वो चीज़ें बेच चुका हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरी इन्वेंट्री है, तो वो 1200 भी यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, अब ज़रा नेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 72200 माइनस 21,200 प्लस 510 प्लस 19800 माइनस 210 प्लस 700 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 950 माइनस 1200, ये बन जाता है आपका 68950। 68950 ये हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट 31 मई 2009 होगी। होपफुली इस वीडियो से काफ़ी नई चीज़ें सामने आई होंगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया काइंडली इस वीडियो को देखकर और अच्छे से कॉपी कर और फिर व्हाट्सएप पे मुझसे सवालात पूछ लें।